हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पीडियाट्रिक में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिजीज वाला जो यूनिट है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमेशा, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट होता क्या है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट रेफर टू अ टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो होता है ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। कंजेनाइटल मतलब होता है कि बाई बर्थ, जो कि बाई बर्थ डिफेक्ट हो हार्ट के अंदर, उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं। कंजेनाइटल मीन्स प्रेजेंट एट बर्थ, जो कि जन्म से ही प्रेजेंट हो। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट is a complex condition involving several associated congenital heart defects that occur due to abnormal development of the fetal heart। जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर सेवरल एसोसिएटेड होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा डिफेक्ट इसमें प्रेजेंट होता है। टेट्रा नाम से अपने को पता चल रहा है कि चार, टेट्रा मीन्स होता है चार, ट्राई मतलब होता है तीन, तो टेट्रा मतलब ये है कि इसके अंदर 4 डिफेक्ट प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए ये कम्प्लेक्स कंडीशन बोल रहा है इसको कि ये जो होता है कम्प्लेक्स कंडीशन होता है जिसके अंदर सेवरल डिफेक्ट प्रेजेंट होते हैं। ये इसलिए होता है कि जो फीटल हार्ट का डेवलपमेंट होता है वो एबनॉर्मल होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हार्ट का, उसकी वजह से ये डिफेक्ट प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हमारे बॉडी का, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। तो इसके देखिए आप लोग, इसके क्या होता है कि ये हार्ट है, इसके सुपेरियर वेना केवा होता है, अयोटा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, मिट्रल वाल्व, लेफ्ट वर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, इन्फीरियर वेना केवा, और उसके बाद ट्राइकस्पाइड वाल्व, राइट एट्रियम, राइट पल्मोनरी वेन्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं हार्ट के पार्ट होते हैं, ये सारे मिल के एक हार्ट बनता है। तो इसके बाद इसी के अंदर 4 डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन देखेंगे। टेट्रालॉजी इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। टेट्रालॉजी जो होता है ये कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज अ प्रॉब्लम विद द हार्ट स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट एट बर्थ। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो होता है ये हार्ट स्ट्रक्चर के, मतलब उसके अंदर एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के साथ प्रॉब्लम होता है और ये बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। दिस टाइप ऑफ हार्ट डिफेक्ट चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, मतलब कि ये एक ऐसा टाइप होता है जो कि हार्ट का जो भी नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है उसको चेंज कर देता है, जो कि नॉर्मल कर देता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इन्वॉल्व्स 4 हार्ट डिफेक्ट्स। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो होता है इसके अंदर 4 हार्ट डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसको आप लोग नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टेट्रालॉजी मीन्स कि इसके अंदर 4 डिफेक्ट प्रेजेंट है। फर्स्ट है अ लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड ओवरराइडिंग अयोटा और डिक्स्ट्रापोजिशन ऑफ अयोटा। उसके बाद अपन ये देखेंगे कि एक नॉर्मल हार्ट है और ये हार्ट ऐसा है, ए वाला जो अपना डायग्राम है ये नॉर्मल हार्ट को इंडिकेट कर रहा है और जो अपना बी वाला डायग्राम है ये टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये कि नॉर्मल हार्ट कंडीशन है। इसके अंदर चारों डिफेक्ट प्रेजेंट है जिसके वजह से अयोटा में आउटफ्लो इंक्रीज हो रहा है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर में। इसके अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो रहा है, मतलब जो भी वेंट्रिकल्स होते हैं उसके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग होता है।
अब टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का बात करें तो फर्स्ट होता है नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वल्व। जो पल्मोनरी वल्व होता है वो नैरो हो जाता है। सेकेंड में होता है अपना थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल्स होता है, जो उसका वॉल होता है वो थिक हो जाता है। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अयोटा ओवर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो अयोटा होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और वो डिस्प्लेसमेंट होता है कहाँ पे होता है, जो भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके ओवर हो जाता है। फोर्थ है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है कि जो भी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं उसके बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। ये चारों डिफेक्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन एपिडेमियोलॉजी के बारे में देखेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट अक्कर इन अप्रॉक्सीमेटली 400 पर मिलियन लाइव बर्थ। ये जो होता है 400 मिलियन अगर देखें पर लाइव बर्थ, उसमें अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट इज अ रेयर complex heart defect that occur in about 5 out of every 10,000 बेबीज। 10,000 जितने भी बेबीज होते हैं उसमें 5 जो होते हैं हार्ट डिफेक्ट वाले प्रेजेंट होते हैं। अकर्स इक्वली इन गर्ल्स एंड बॉयज। ये मतलब अपन अगर ऐसे आइडेंटिफाई करें कि ज़्यादा गर्ल्स में होता है या फिर ज़्यादा बॉयज में होता है, तो ये इक्वली होता है, इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उन दोनों को बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होता है, उसी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अ होल बिटवीन द टू बॉटम चैम्बर्स, जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं ऑफ द हार्ट, यानी एक होल होता है और ये होल जो होता है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। द डिफेक्ट इज सेंटर अराउंड द मोस्ट सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस इज सिंगल एंड लार्ज। इसमें क्या होता है कि जो डिफेक्ट होता है ये सेंटर में होता है, जो भी वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके सुपीरियर में मोस्टली प्रेजेंट होता है। और उसके बाद इन सम केसेस थिकनिंग ऑफ द सेप्टम, कभी कभी ऐसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सेप्टम जो होता है थिक भी हो जाता है, जो कि नैरो एंड मार्जिन डिफेक्ट कर देता है। उसके बाद पल्मोनरी स्टेनोसिस का देखें तो पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि नैरोइंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक एंड कैन अकर एट द पल्मोनरी वॉल्व और जस्ट बिलो द पल्मोनरी वॉल्व। इसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वो नैरो हो जाता है, जिसके वजह से जो आउटफ्लो होता है वो अफेक्ट होता है। इनफंडिबुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस इज मोस्टली कॉज बाई ओवर ग्रोथ ऑफ द हार्ट मसल्स वॉल। अगर बात करें कि जो इनफंडिबुलर पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है ये मोस्टली इस वजह से होता है कि जो हार्ट मसल्स का वॉल होता है उसका ओवर ग्रोथ हो जाता है। हाउ एवर द इवेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओवरराइडिंग अयोटा आर ऑल्सो बिलीव टू बी अ कॉज। इसमें क्या होता है कि जो ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा होगा वो भी कॉज करता है। द पल्मोनिक स्टेनोसिस इज द मेजर कॉज ऑफ द माल फॉर्मेशन। तो पल्मोनिक स्टेनोसिस होता है वो मेजर कॉज होता है माल फॉर्मेशंस का, विद अदर एसोसिएटेड माल फॉर्मेशन एक्टिंग एज कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द पल्मोनरी स्टेनोसिस। द डिग्री ऑफ स्टेनोसिस वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल विद टीओएफ। जो स्टेनोसिस हो रहा है उसका डिग्रीज का बात करें तो ये वेरी करता है कि उस इंडिविजुअल का जो टीओएफ है वो कैसा है, और जो पल्मोनरी डिटर्मिनेंट्स जो सिम्टम्स एंड सीवियरिटी है वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस मालफॉर्मेशन इज इनफ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज सब पल्मोनरी स्टेनोसिस और सब पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि मालफॉर्मेशन प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके अंदर मेनली यही होता है कि जो स्टेनोसिस हो जाता है वही दिक्कत है। उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाना, उसी को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। राइट वेंट्रिकल इज मोर मस्कुलर देन नॉर्मल। इसके अंदर क्या होता है कि ये मोर मस्कुलर हो जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में बात करें तो।
और ये जो होता है कॉज करता है बूट शेप का कर देता है हार्ट को, और ये एक्सरे में अपन देख सकते हैं। ड्यू टू द misarrangement of the external ventricular septum, the right ventricular wall increase in size to deal with the increase of obstruction to the right outflow tract. This feature is now generally agreed to be secondary normally एज द लेवल ऑफ हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में मेनली यही होता है कि जो राइट वेंट्रिकल्स होता है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जो मसल्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ओवर राइडिंग ऑफ हायोटा, ओवर राइडिंग ऑफ हायोटा की बात करें तो ओवर राइडिंग ऑफ हायोटा मतलब यही होता है कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वहाँ पर अयोटा का ओवर राइडिंग हो जाना, उसी को ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा बोलते हैं। एन अयोटिक वाल्व विद वाई वेंट्रिकुलर कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि जो एयोटिक वाल्व होता है उसके साथ वाई वेंट्रिकुलर कनेक्शन हो जाता है। दैट इज इट इज सिचुएटेड एबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड कनेक्टेड टू बोथ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो होता है सिचुएटेड होता है एबव द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है उसके एबव में सिचुएटेड होता है एंड ये कनेक्टेड होता है राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से। द डिग्री टू विच द अयोटा इज अटैच्ड टू द राइट वेंट्रिकल्स इज रेफर टू एज डिग्री ऑफ ओवरराइड। जो भी इसका डिग्री है वो ओवरराइड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो अयोटा है वो कितना ओवरराइड हो रहा है। द अयोटिक रूट कैन बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द फ्रंट ऑफ डायरेक्टली एबव द सेप्टल डिफेक्ट। इसका जो अयोटिक रूट है इसका अपन मतलब इसके बात करें सेप्टल डिफेक्ट का तो इसके अंदर सेप्टल डिफेक्ट भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ ऑलवेज एबनॉर्मली लोकेटेड टू द राइट ऑफ द रूट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी का रूट होता है उसका जो राइट पार्ट होता है वो एबनॉर्मली लोकेटेड होता है। द डिग्री ऑफ ओवरराइड इज क्यूट वेरिएबल, जो डिग्री होता है वो भी वेरिएबल होता है और ये 5 to 95% होता है। उसके बाद अपन टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के कॉजेज के बात करें, क्या क्या कॉज हो सकते हैं। फर्स्ट है पुअर न्यूट्रिशन, ओवर कॉज ऑफ एल्कोहल, ओवर यूज ऑफ एल्कोहल, मतलब कोई मदर है अगर वो एल्कोहल यूज कर रही है तो भी हो सकता है। एज भी अफेक्ट करता है, डायबिटीज़ अगर मदर को है तो भी चांसेस है कि जो उसका बेबी है वो टेट्रालॉजी और फैलेट डिफेक्ट प्रेजेंट हो सकता है। उसके अंदर जेनेटिक फैक्टर भी जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर क्रोमोजोम होते हैं 22 डिलीटेशन होता है एंड डाउन सिंड्रोम वगैरह भी जो होता है कॉज करता है, हेरिडिटी भी अफेक्ट करती है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात करें तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट के क्या क्या साइन सिम्टम्स होता है। फर्स्ट है साइनोसिस, टेट स्पेल्स, हर्ट मर्मर, फेलियर टू गेन वेट, क्लबिंग। साइनोसिस में क्या होता है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। टेट स्पेल में क्या होता है कि इसके अंदर मेनली टेट हो जाती है। हर्ट मर्मर में क्या होता है कि जब अपन स्टेथोस्कोप से साउंड सुनेंगे तो मर्मर साउंड सुनाई देगा हमें, वेट गेन नहीं होगा, क्लबिंग होगा। उसके बाद डायग्नोसिस का बात करें, कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या क्या डायग्नोस करेंगे, तो मेनली डॉक्टर डायग्नोस टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट बेस्ड ऑन बेबी साइन एंड सिम्टम्स। बेबी के साइन सिम्टम्स पर ही वो डॉक्टर जो है वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि बेबी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कोई प्रोसीजर वगैरह एंड टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर अपन हार्ट डिफेक्ट जो होगा वो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, योर इन्फेंट डॉक्टर में नोटिस साइन एंड सिम्टम्स ड्यूरिंग अ रूटीन चेकअप। सम पेरेंट्स आल्सो नोटिस साइनोसिस। मेनली यही है, फर्स्ट वीक में अपन साइनोसिस चेक कर सकते हैं। बेबी के अंदर साइनोसिस प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ब्लूइश टिंट होगा, जो इसकी टिंट हो गया, स्किन, लिप्स, फिंगर नेल्स वगैरह हो गए, ये सारे ब्लूइश हो जाएंगे। बेबी जो होगा, बेबी पुअर फीडिंग करेगा, वो अच्छे से फीड नहीं करेगा। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तो
मेनली यही होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन अगर स्टेथोस्कोप से करते हैं तो हार्ट जो होगा वो मरमर साउंड सुनाई देगा। लुक फॉर साइन एंड सिम्टम्स सच एज ब्लू स्टिन टू द स्किन, लिप्स एंड फिंगर नेल्स एंड रैपिड ब्रीदिंग होगी और डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है जिसको साइनोसिस बोलते हैं। लुक एट योर बेबीज जनरल अपीयरेंस, सम चिल्ड्रेन हु हैव टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फेशियल ट्रेट्स बिकॉज दे हैव डाई जॉर्ज सिंड्रोम भी हो जाती है किसी किसी बेबीज़ को, तो वो भी अफेक्ट कर सकता है। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की बात करें, अब वो सारे फिजिकल एग्जामिनेशन की बात थी, अपन प्रोसीजर के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर से अपन उसका सेचुरेशन वगैरह देखेंगे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ये सारे अपन ऐसे प्रोसीजर और टेस्ट है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जो बेबीज़ है वो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट से सफ़र कर रहा है। उसके बाद इसमें मेनली सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो फर्स्ट है कंप्लीट इंट्राकार्डियक रिपेयर, कंप्लीटली जो भी मतलब हार्ट के अंदर डिफेक्ट प्रेजेंट है उसको रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट टोटल रिपेयर ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट वाज डन बाय टीम, मतलब कि ये टीम के द्वारा डन किया जाता है क्योंकि किसी सिंगल के द्वारा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये लीड किया गया था सी वॉल्टन लीहेंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इन 1954 ऑन 11 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर किया गया था। द टोटल रिपेयर ऑन इन्फेंट हैज हैड सक्सेस फ्रॉम 1981 with research indicating that it had comparatively low mortality rate. Widen the narrow pulmonary blood vessels. The pulmonary valve is widened and replaced, and the passes from the right ventricle to the pulmonary artery is enlarged. इसमें जहाँ स्टेनोसिस हो रहा है उसको वाइडन करेंगे उस वेल्व को और रिप्लेस करते हैं, और जो राइट वेंट्रिकल और जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके थ्रू पासेज करेंगे। और ये जो प्रोसीजर है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा लंग्स में। दिस अलाउ द ब्लड टू गेट इनफ ऑक्सीजन टू मीट द बेबी नेट्स। और ये जो है जब जो स्टेनोसिस हो रहा है, जो नैरो हो रहा है, जो भी वेल्व सिकुड़ रहा है, तो अपन उसको वाइडन कर देंगे, डायलेट करेंगे, वहाँ पर कोई भी मतलब ऐसे इक्विपमेंट को भी इंसर्ट करेंगे ताकि वो वापस से स्टेनोसिस नहीं होने दे उस वेल्व को। तो वो क्या करेगा कि ब्लड को प्रॉपर पास आउट होने देगा। जब प्रॉपर ब्लड फ्लो होगी तो वो लंग्स को भी मिलेगा, पूरे बॉडीज़ को भी जितने भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो भी सप्लाई होगी। उसके बाद जो VSD है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट उसको क्लोज करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं कि पैच को यूज करते हैं ताकि जो भी सेप्टम में होल है उसको कवर कर सके। दिस पैच स्टॉप ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग बिटवीन द वेंट्रिकल्स। ये जो पैच होता है वो इस चीज़ को स्टॉप करता है कि जो भी वेंट्रिकल के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग है उस ओपनिंग की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्सअप होते हैं और वही वहाँ पे बॉडी को सप्लाई हो रहा होता है। तो बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सप्लाई होता है जिसकी वजह से साइनोसिस को क्रिएट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है ना कि डीऑक्सीजनेटेड। तो इसलिए ये जो पैच है ये स्टॉप कर देता है, ये मिक्स नहीं होने देता है, जिसके वजह से कि अगर जो सेप्टल डिफेक्ट अपन पैच जो है वो स्टॉप कर देगा, बंद हो जाएगा सेप्टल डिफेक्ट। तो अब सेपरेटली हो जाएगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने जगह पे रहेगा और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपने जगह पे रहेगा। यहाँ पे मिक्सअप होने वाली बात ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे जिसके अंदर बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोप्रानोलोल देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, मॉर्फिन, वैसोप्रेसर देंगे, एपिनेफ्रिन, फेनाइलेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सारे ड्रग्स
प्रोवाइड करवाएंगे बेबी को। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं अपन टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। सबसे पहले फीडिंग एंड न्यूट्रिशन के ऊपर देखेंगे कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में बी ईजियर फॉर योर बेबी टू हैंडल। मदर को एडवाइस करेंगे कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील प्रोवाइड करवाए बेबी को। उसके बाद चाइल्ड ऑल्सो मे नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, और जो चाइल्ड है उसको और ज़्यादा ज़रूरत है एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का उस टाइम पे, तो इसलिए एडवाइस करेंगे मदर को। एंड जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एडवाइस करेंगे कि जो बेबी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया जाए। एंड कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देंगे, एक्स्ट्रा फीडिंग करवाएंगे बेबी को, ताकि बेबी को प्रॉपर कैलोरीज, विटामिन्स एंड आयरन मिल सके। Your child's doctor will work with you to determine what extra nutrition your babies need। यहाँ पर डॉक्टर भी डिटरमाइन करेगा कि बेबीज़ को क्या क्या नीड्स है, किस एक्स्ट्रा मतलब किस विटामिन की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से न्यूट्रिशन बेबी को ज़्यादा चाहिए, उसके अनुसार नर्स एडवाइस करेगी ताकि बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए। एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस, चाइल्ड नीड टू रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी और एक्सरसाइज। इसके अंदर क्या होगा कि जो चाइल्ड है उसको एक कोई भी एक्टिविटी और एक्सरसाइज के लिए रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उसको मना करेंगे, उसके मदर्स को मना करेंगे। और बेबी अगर ऐसा है कि बेबी सुन सकता है, समझ सकता है, तो उसको भी मना करेंगे। बाकी मदर को और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मना करेंगे कि जो चाइल्ड है उसको उसकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, एक्सरसाइज वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। चाइल्ड कैन प्ले इन ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, स्पेशली कंट्रैक्ट स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हो गया। चाइल्ड जो है वो ऑर्गेनाइज मतलब स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स क्लब के कंटेक्ट में मतलब आ सकता है, वो कर सकता है। यू नीड अ नोट फॉर चाइल्ड स्कूल और कोचेस अबाउट लिमिटिंग योर चाइल्ड एक्सरसाइज। यहाँ पर लिमिटेड कर देंगे, जितना मतलब ज़रूरत है उतना ही करवाएंगे, स्कूलिंग वगैरह का कोई ऐसा नहीं है, मना कर देंगे ताकि बेबी को और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू डिस्टर्ब पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जो गैस एक्सचेंज है वो इम्पेयर हो जाएगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू रिड्यूस मायोकार्डियल फंक्शन, जो मायोकार्डियल फंक्शन है वो रिड्यूज हो रहा है, रिड्यूज होने की वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड हाइपोक्सिया के वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस होगा। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एक्सेसिव एनर्जी डिमांड रिक्वायर्ड बाई इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा बॉडी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अगर बात करें तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, इसकी वजह से न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस हो जाएगा। पेरेंटल एंजाइटी फियर रिलेटेड टू लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, जो पेरेंट्स हैं उनको भी एंजाइटी होगा, उनको डर होगा, और ये इसलिए होता है क्योंकि ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस होता है। इनइफेक्टिव फैमिली कॉपिंग रिलेटेड टू क्राइसिस सिचुएशन एंड फियर ऑफ लॉसिंग चाइल्ड, जो फैमिली है उनको भी मतलब एक इनइफेक्टिव कॉपिंग होगा, क्योंकि एक क्राइसिस सिचुएशन होता है और उन्हें मतलब बच्चे को खोने का डर बना रहेगा। क्योंकि ये हार्ट डिजीज जो होता है ऐसा कंडीशन ही होता है, क्योंकि अगर किसी भी बेबी किसी भी इंडिविजुअल्स का अगर हार्ट ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो उस इंसान को जो जीने का मतलब है वो कम हो जाता है। क्या ये किसी भी इंसान का अगर हार्ट फेलियर भी हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो इंसान मर ही जाता है, क्योंकि उस इंसान की डेथ हो जाती है, उस इंसान का जीना पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये हमारा एक वाइटल ऑर्गन होता है। तो जो फैमिली है उनको भी अपने बच्चे को खोने का डर बना रहेगा। नॉलेज डिफेक्ट होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस के भी प्रिवेंशन होंगे। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू क्रॉनिक इलनेस, ये क्रॉनिक इलनेस है उसकी वजह से इन्फेक्शन का भी रिस्क बना रहेगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, लीकिंग हार्ट वाल्व्स,
arrhythmias, pulmonary artery branch stenosis, right ventricular aneurysm, residual ventricular septal defects, coronary heart disease। तो ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। तो इसके अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और नोट्स चाहिए तो आप लोग में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी और टॉपिक पर भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।